फिर आपको लेनी नहीं चाहिए थी अगर आप हाईवे पे ज्यादा चलाते हो। तो आपके उस पॉइंट पे आ जाते हैं, अब लेनी किसको चाहिए थी। अब देखिए एवरेज की आपको बात कर लेते हैं, क्योंकि लोग एवरेज का ज्यादा पूछते हैं। तो एवरेज मेरा उस टाइम जो पूरी जरूरत है, अब उसको लगाते हैं तो ये ऐसे पोजीशन बन जाती है। वो जो बैकरेस्ट से हम थोड़ा और अनकंफर्ट भी फील होता है, थोड़ा सा अनकंफर्ट होता है। फिर मेरे को स्टीयरिंग पोजीशन जो आप देख रहे हैं ना, ऐसे इसको ऐसे करना पड़ता है, क्योंकि ऐसा नीचे होगा तो। स्वागत है। तो आज भाई हम लेके आए हैं एक ऐसी गाड़ी जिसको यार गाली भी सब देते हैं और लेते भी सब उसी को हैं। और किसकी मैं बात कर रहा हूँ वही बताऊंगा। सबसे पहले अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई इस गाड़ी की। और ये इसके ओनर साहब भी खड़े हैं सामने। गौरव जी, आप क्या हाल है आपके? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये है इनकी गाड़ी है ग्रैंड विटारा, फुल हाइब्रिड, ब्लैक कलर है। ब्लैक कलर एक तो लगती बहुत प्यारी है। हालांकि मैं इसका रिव्यू पहले भी कर चुका हूँ। रिव्यू क्या कर चुका हूँ, इनिशियली जब ये नई आई थी तो ही बस इनसे मैंने एक प्रीमा फेसी इसके बारे में बात करी थी। बट 7-8 महीने बाद इसका एक्सपीरियंस किस तरह का रहा उसके बारे में अब जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा गौरव जी, ये बताइए अभी आपने कितने चला दी है गाड़ी? ये मैंने 12,000 किलोमीटर चला दी सर गाड़ी है। 12,000? हाँ। तो 12,000 में का जरा एक्सपीरियंस आप शेयर कीजिए अब हमारे साथ। सर एक्सपीरियंस 12,000 चला दी 7-8 महीने में? हाँ सर, सही चला दी आपने। इसका मतलब आपने ली थी, ये कब ली थी? मई जून कब ली? मई एंड में ली थी सर। मई में ली थी। और अभी हम जनवरी के फर्स्ट वीक में हैं, तो मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 8 महीने में आपने 12,000 चला दी। तो आपका जो एवरेज आ रहा है लगभग 1,500 के आसपास का आ रहा है। जी सर। 1,500 किलोमीटर मतलब। और इस 12,000 में कितनी हाईवे पे चलाई और कितनी लोकल में चलाई उसका भी एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। 12,000 में से 4,000 तो महाराष्ट्र में यूज़ हो गई हमारी। हाँ। उसके बाद 2 से 2,500 हमने जो है आपका गोल्डन टेम्पल में यूज़ कर ली, 6,000 अमृतसर का गए थे। और 1,000 हमने पहाड़ों पे था, 1 से 1,500 पहाड़ों पे चली। अच्छा। 7-7.5 तो मेरे ख्याल से। और मेरठ एक्सप्रेस वे पे हम जाते रहते हैं, तो आप समझ लीजिए 70% तो हाईवे पे चली है, 30% हमारी नॉर्मल चली है। ओके, अब 70% नॉर्मल चली है, बाकी हाईवे पे ज़्यादा चली है। ठीक है। तो अब जैसे आप कहते हैं यार मारुति का प्रोडक्ट है, ऐसा है वैसा है, 23-24 लाख मारुति में लगानी चाहिए, क्या नहीं लगानी चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। क्या किस तरह का, मतलब आपका क्या सोचना है इस बारे में? एक्चुअली में सर देखिए, सबकी अलग अलग सोच विचार होती है। मैं किसी के विचार पे कमेंट नहीं करना चाहूँ, कोई गलत नहीं बोल रहा ना पॉजिटिव बोल रहा है। अगर लोग इतना मारुति में इतना नेगेटिव सोचते हैं तो फिर मारुति लेते क्यों हैं? सड़क में 10 गाड़ियाँ देखते हैं तो 6-7 तो आपको मारुति दिखती है। अब आप उसको लोअर क्लास समझो या अपर क्लास समझो, मारुति ज़्यादा दिखती है। ठीक है, तो बात करते हैं 24-25 लाख पे वर्थ की। तो मारुति देखिए, मरने को तो वो जो टाटा का था वो भी बड़ी गाड़ी में ही था, वो पीछे से निकल गया। टाटा मिस्त्री जो था, मिस्त्री टाटा पीछे से निकल गया। जब बुलावा आता है तो कैसे चला जाता है, मारुति में हो चाहे फिर आप मर्सिडीज में हो चाहे किसी में, जब बुलावा आता चला जाता है। और जब बचना होता है तो हर जगह बच जाता है। चलिए, ये तो बात थी एक थॉट प्रोसेस की। बात करते हैं सेफ्टी की। तो नेक्सा की मुझे लगता है एज़ कम्पेयर टू एरिना से बेटर सेफ्टी फंक्शंस हैं इसमें। 6 के और 6 पूरे आपके 6 एयरबैग्स हैं। और ये कि प्लेटफॉर्म पे बनी है, दुनिया भर की चीज़ें नेक्सा वाले बताते हैं कि प्लेटफॉर्म पे, और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर बताते हैं। तो एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस मारुति जो बलों ने दबाते हुए दब जाती थी, उससे बेटर है ये कार मुझे लगता है, और थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। और दूसरा फिर ये इसमें टोयोटा का इंजन है, टोयोटा के साथ जॉइंट बनी है। टोयोटा तो वर्ल्ड में नंबर 1 गाड़ी सेलर है मेरे ख्याल से, तो उसका इंजन है इसके अंदर। तो उस हिसाब से मुझे लगता है, मेरे हिसाब से तो मेरे लिए परफेक्ट व्हीकल है। हाँ, कुछ माइनस सभी के अंदर होते हैं, तो इसके अंदर भी कुछ माइनस है। वो बताइए, नेगेटिव बताइए कुछ। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ गाड़ी के अंदर, और भाई गाड़ी ठंड हो रही है काफी, तो गाड़ी के अंदर ही बात करेंगे इनसे, गौरव भाई से, कि अब इस गाड़ी को ऑलमोस्ट कितने महीने हो चुके हैं आपको लिए हुए? सर 4 महीने हो गए। 4 थोड़ा तेज बोलो यार, एक तो सर्दी में आवाज नहीं निकल रही। मई में ली थी। हाँ, मई में ली थी, और लगभग 7-8 महीने हो चुके हैं। और ये गाड़ी जो है, ये है इनकी हाइब्रिड वाली ब्लैक कलर की अल्फा टॉप मॉडल, 23-24 लाख रुपए वाली। ठीक है, अब बात करते हैं गौरव जी से और डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि भाई किस तरह का इनका एक्सपीरियंस रहा। हम बाहर खड़े थे, बाहर ठंड लगने लगी, मैंने कहा चलो गाड़ी में चलते चलते बात करते हैं। ठीक है, तो गौरव जी बताइए किस तरह का एक्सपीरियंस रहा आपने मई में गाड़ी ली थी, 7-8 महीने में। अच्छा, मैं इनको बता दूं, गौरव भाई ने ना इस 7-8 महीनों में इस गाड़ी से लंबी ट्रिप भी मार दी है मेरे ख्याल से। कहाँ की मारी? साउथ इंडिया की मारी थी आपने? कहाँ की? महाराष्ट्र की। हाँ, मुंबई की। मुंबई, महाराष्ट्र, गोवा के आसपास कहीं गए थे, ये बताएंगे अभी वीडियो में। वहां की लंबी ट्रिप भी मारती है, तो वो भी एक्सपीरियंस आपको शेयर करेंगे। और मैं आपसे ये कह रहा था कि आप जो भी इसमें अपना व्यू शेयर करें, तो ये ना, क्योंकि देखो हर आदमी क्या करता है, जो आदमी पैसे खर्च करता है ना, वो जस्टिफाई करने की कोशिश करता है अपने डिसीजन को कि भाई मैंने जो किया सही किया। मैं आपसे चाहूंगा कि आप बिल्कुल जेन्युइनली ईमानदारी से शेयर करें कि ये गाड़ी 22 लाख या 23 लाख जो आपने लगाए हैं उसको लगाने लायक है कि नहीं है, और किसको ये गाड़ी लेनी चाहिए और किसको बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। तो आप शुरू करें। ठीक है सर, बताइए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे को यहाँ पे आपके चैनल पे इनवाइट करने के लिए।
तो सर गाड़ी जो हमने ली थी मई में ली थी, उसके बाद हमने इसमें कुछ ट्रिप्स मारे, जैसे कि हमने गंगोत्री यमुनोत्री जी की यात्रा करी, तो वो पहाड़ों में थी और गंगोत्री यमुनोत्री जी की सड़कें जो थी ना काफ़ी छोटी टाइप की हैं और काफ़ी सामने से बसेस वगैरह आती हैं। तो इसमें फ़ायदा तो हुआ क्योंकि ये अब 30-23-24 मतलब की गाड़ी है, तो इसमें 360 कैमरा है, प्लस जो है पावर है गाड़ी के अंदर और स्पोर्टी मोड्स हैं, तो कहीं पे कोई दिक्कत नहीं हुई। मतलब जो थॉट प्रोसेस रहती है कि हाइब्रिड है तो उस तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई। मतलब गाड़ी में पावर थी, हर जगह से कैमरे की विजिबिलिटी थी, तो काफ़ी अच्छा रहा है एक्सपीरियंस, राइट। उसके बाद फिर हमने लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी करी जिसमें हमने करीब 4000 किलोमीटर की यात्रा करी। मतलब इस गाड़ी से आप पहाड़ों पे भी जा चुके हो, पहाड़ों का एक्सपीरियंस भी ले चुके हो और आप एक लॉन्ग हाईवे जर्नी भी कर चुके हो, तो दोनों तरह के एक्सपीरियंस हमको मिल जाएंगे कि किस तरह का। हाँ बताइए। राइट। अब इसके बाद फिर हमने इसको पहली जो हमने लॉन्ग ट्रिप करी, हमने गोल्डन टेम्पल भी गए थे। गोल्डन टेम्पल तो खैर हमने टू एंड फ्रो का करा था, बट अभी जो हमारे सेकंड अभी जो हमने ट्रिप किया रिसेंट में अक्टूबर में, वो हमने करा यहाँ से हम लोग गए उज्जैन गए, महाकाल जी के दर्शन किए। फिर उसके बाद हम गए कृष्णेश्वर जी जो कि वेरुल में है महाराष्ट्र में। फिर उसके बाद शिरडी के बाद भीमाशंकर, महाबलेश्वर, और महाबलेश्वर से फिर हम घूमते हुए गुजरात की तरफ से आपका जो सूरत में वो क्या है वो स्टैचू ऑफ यूनिटी, वहाँ से होते हुए वापस आए। तो करीब 4000 किलोमीटर हमने ड्राइव किया 10 दिन के अंदर, और एक दिन के अंदर हमने इसको 1000 किलोमीटर तक चला के देखा। तो ऐसा सबसे सबसे इम्पोर्टेंट आप माइनस पॉइंट की बात कर रहे थे, तो जैसे मैं पहले एक्सेल 6 चलाता था तो उसकी सीट थोड़ी सी ना यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं सीट में काफी कर्व है ये, है ना, तो इसकी सीट में ज्यादा कर्व है, मतलब ज्यादा सपोर्टिव है, ज्यादा कंफर्टेबल है। मुझे लगता है आपको पकड़ के बैठी हो। हाँ, पकड़ के बैठी, मतलब कंफर्टेबल, और पीछे जो आपकी जो बैक के लिए सपोर्ट चाहिए होता है वो इसमें मिलता है। बट जब मैं इसको 1000 किलोमीटर चला रहा था तब उस टाइम मेरा दर्द स्टार्ट हो गया। मैं एक ही पीछे वो आपको मैंने दिखाया था एक्समैक्स का जो MX का जो पीछे मेमोरी फोम सपोर्ट आता है, वो मैं लगा के इसको चलाता था, मतलब अपनी एक्सेल 6 को उसको बाय डिफॉल्ट लगा के चलाता था, हमेशा लगा रहता था। पर अभी जैसे आप देख रहे हैं लोकल में लगाया हुआ, तो मुझे ये बात समझ में आ गई कि भाई ये गाड़ी है तो बढ़िया, पर मुझे वो एक्समैक्स मतलब जो वो मेमोरी बैक रेस्ट तो चाहिए ही चाहिए, उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो मैंने जो है भाई साहब फिर उसके बाद ये समझ में आ गई कि इस गाड़ी में वो चाहिए। तो एक तो मेरी बैक में दर्द हुआ लॉन्ग डिस्टेंस में, अदरवाइज गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं आई, कंफर्टेबल थी, और एवरेज भी गाड़ी का काफी अच्छा रहा। मतलब अगर मैं दूसरे जब मैं इस गाड़ी को मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपने एक दिन में जब 1000 किलोमीटर तक चलाई तो 1000 किलोमीटर आपको थोड़ा लगा दिक्कत है, देखिए 1000 किलोमीटर बहुत होते हैं, बहुत होते हैं। दिक्कत की बात मैं बता रहा हूँ, देखिए जब बैठा हूँ ना तो ये कमर में जब मैं उस पर्टिकुलर मेमोरी फॉर्म को लगा के बैठता हूँ मुझे कभी दर्द नहीं होता। तो बात 1000 या 800 की नहीं है, डेफिनेटली हम एक दिन में 700-800 से ज्यादा गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, पर कई बार हमें चीजों को स्क्वीज करने के लिए गाड़ी को उतना भी खींचना पड़ता है, ठीक है। तो जब हमने उसको खींचा तो हमें ये पता चला कि भाई सीट है तो बहुत जोरदार, वेंटिलेटेड सीट है, आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे दोनों की वेंटिलेटेड सीट है, तो वेंटिलेटेड सीट्स है, बट उसके बाद भी हमको मतलब सीट में वो जरूरत है। अब उसको लगाते हैं तो ये ऐसे पोजीशन बन जाती है, वो जो बैक रेस्ट जो हम लगाते हैं, और अनकंफर्ट भी फील होता है, थोड़ा सा अनकंफर्ट होता है। फिर मेरे को स्टीयरिंग पोजीशन जो आप देख रहे हैं ना ऐसे, इसको ऐसे करना पड़ता है, क्योंकि ऐसा नीचे होगा तो मैं ऐसे कैसे चलाऊंगा, मुझे फिर स्टीयरिंग की पोजीशन ऐसे करनी पड़ती है इसमें, ठीक है जी। और फिर स्टीयरिंग की पोजीशन ऐसे करके स्टार्टिंग में तो बहुत अनकंफर्टेबल होता है, मतलब हटा रहा था मैं लगा रहा था, बट कमर का दर्द तो भाई अब ड्राइव करनी है और गाड़ी से ही करनी है तो और कोई ऑप्शन है नहीं अपने पास, तो मुझे अल्टीमेटली लगाना था। तो फिर मैंने इसको इस पोजीशन पे सेट किया। अगर कोई यूजर है तो वो इस पोजीशन पे लगा के अपने बैक को आगे की तरफ करके, या फिर आप पीछे करेंगे अगर आपके अच्छा ले सकते हैं पीछे भी कर सकते हैं, बट स्टिल आपको फिर ऐसी पोजीशन में आ जाता है। अब ये जो रूम है आप ये देख रहे हैं कम है थोड़ा ना इसमें, गाड़ी के अंदर पीछे भी आप देखेंगे तो एक कम है थोड़ा सा स्पेस, है ना, तो ये एक थोड़ा सा माइनस पॉइंट समझ सकते हैं या जो भी आप समझना चाहें। मतलब आपको लगता है यहाँ का जो स्पेस है तो ये थोड़ा सा ऐसे हो जाता है ना एकदम स्ट्रेट अप में, जैसे कि मेरी हाइट, ये भी अड़ता होगा सामने? नहीं ये नहीं अड़ता है, तो पीछे कर सकते हैं ना, अड़ता तो नहीं है, बट ये यहाँ पे स्पेस अच्छा मिल जाता है 5-10 के आसपास, तो हमें तब लगता पड़ता होगा जब आप वो लगाते होंगे पीछे, हाँ तब, अदरवाइज तो ये कंफर्टेबल है बहुत। चलिए मुझे लगता है 1000 किलोमीटर का आपने ज्यादा टेस्ट कर लिया, गाड़ी अगर 300-400 किलोमीटर में अगर कंफर्टेबल है तो इस मोड़ देना। 1000 किलोमीटर में देखो कोई भी नॉर्मल आदमी थकता ही है, कितनी भी कंफर्टेबल सीट हो, इतना लंबी टेस्टिंग भी नहीं करनी चाहिए। हाँ 400 किलोमीटर वन शॉट में आप जा रहे हो तो ठीक है, तब तक नहीं तो बहुत सी गाड़ी 50 किलोमीटर में दर्द कर देती है, तो मतलब ओवरऑल देखें तो आप कंफर्टेबल रहा आपका ना? राइट, ओवरऑल कंफर्टेबल ना। एवरेज की आपको बात कर लेते हैं क्योंकि लोग एवरेज का ज्यादा पूछते हैं, तो एवरेज मेरा उस टाइम जो पूरी जर्नी में रहा वो 25 तक का एवरेज अच्छा खासा जा रहा था, 25-26 का एवरेज। अच्छा ये बताओ, जैसे ये तो फुल्ली हाइब्रिड गाड़ी है तो लोकल में ज्यादा अच्छा माइलेज देती है, लोकल में आपको मतलब कहते हैं लोग 28 का भी दे देगी, 30 का भी दे देगी। देखिए ना एलईडी स्क्रीन पे मैं आपको दिखाता हूँ 28 एवरेज चल रहा है, तो मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट रुकिए जरा। 27.9 दिख रहा है। नहीं ये पूरा हमने थोड़ा सा भी यहाँ चलाई है, 122 किलोमीटर की रेंज में 27.9 का एवरेज दिख रहा है। हाँ यहाँ पे भी दिख जाता है, राइट।
तो 28 का भी अभी आपको यहीं पे एवरेज दिख रहा है यहाँ पे। तो ये भी इसका एक मतलब लास्ट 122 किलोमीटर जो चलाए हैं आपने उसमें नहीं ये एक्चुअली 122 किलोमीटर का पेट्रोल बचा है, इसलिए हम लोग अच्छा सॉरी रेंज है रेंज बची है इसमें। ठीक है। तो 28 के साथ चल रहा है, मतलब मेरे को एक टंकी में भाई साहब अभी दिल्ली के अंदर ये 1100-1200 किलोमीटर चल रही है, तो और क्या चाहिए भाई, डीजल भी नहीं चलती इतना तो। हाँ, तो डीजल नहीं चलती, तो इसके लिए इतना सफिशिएंट है मेरे लिए। अच्छा हाँ, अब ये बताइए जैसे मारुति का ये प्रोडक्ट है जी, तो व्हाट अबाउट मारुति, मतलब क्या कहना चाहेंगे आप मारुति ने जो प्रोडक्ट निकाला टोयोटा का है जो भी है। देखिए अब मैं इसको एक चीज आपको बताता हूँ, क्योंकि मैंने इसकी सर्विस जो करी है ना, सर्विस में इसका जो फिल्टर डाला, मारुति का फिल्टर आता है भाई साहब 100 रुपए का, इसका फिल्टर आया 350-400 रुपए का। 100 रुपए का 90 रुपए का फिल्टर आता है मारुति का जो ऑयल फिल्टर है ना। बल्कि टोयोटा का तो कहते हैं स्पेयर पार्ट सस्ते हैं, सब कुछ सस्ता है, तो इतना मारुति से महंगी है, मगर वही जब मारुति के पास आते हैं तो महंगे होते हैं। हाँ, और कंपेरिजन आप होंडा या उसके कंपेरिजन में जाएंगे तो मैं होंडा मेरे पे वरना थी तो उसका मैं अकाउंट ही नहीं करता, उसका एक सर्विस का कॉस्ट 10-15 हज़ार आती थी। अब वो भी आज से सर 2007-8 की बात बता रहा हूँ मैं आपको, तब वैल्यू 10,000 की ज्यादा होती थी। तब उसकी कॉस्ट 10,000 रुपये आती थी मेरी एक सर्विस की कॉस्ट। तो उस हिसाब से आप फिल्टर की सब इसकी कॉस्ट जो आती है एवरेज सर्विस की कॉस्ट वो मेरी 3 से 4 हज़ार में आ जाती है। एक फिल्टर चेंज होता है, वो 350 रुपये का फिल्टर चेंज हुआ था मारुति के कंपेरिजन में, मतलब 90 का। उसका टोयोटा का इंजन है। तो आपने मुझसे क्या पूछा था क्वेश्चन कि एक मैं आपको एवरेज की बात बताता हूँ और इम्पोर्टेंट बात, जैसे हम मुंबई एक्सप्रेस पे गाड़ी चला रहे थे इस गाड़ी को, तो जैसे हमने गाड़ी को नॉर्मली हमारी जो गाड़ी का एवरेज थी वो 27 का एवरेज दे रही थी, राइट। 27-28 मतलब जा रही थी आराम से, जैसे हम मस्त गाड़ी में चल रहे हैं तो 27 जैसे ही मुंबई एक्सप्रेस में गाड़ी चलाई हमने 100-110 पे गाड़ी को सेट कर दिया, क्योंकि तो पूरा खाली है। तो मेरा जो एवरेज घट के भाई साहब उसमें पहुंच गया। मुंबई एक्सप्रेस में हुआ है आप जो उज्जैन गए थे वहीं से गए थे क्या? मुंबई इस पे गए थे। अच्छा तो 18.4-18.9 पे पहुंच गया माइलेज। कितने की स्पीड बता रहे हो आप? 110-120। तो 110-120 की स्पीड पे तो देखिए कंटिन्यूस मतलब प्रॉपर पेट्रोल पे चल रही होगी ना उस टाइम तो। प्रॉपर पेट्रोल, उसमें फिर बैटरी का कोई पंगा नहीं था उसमें। हाँ। तो बैटरी थी वो यूज हो रही थी, उसमें पिकअप ब्रेक में आ रही होगी बीच में। हाँ, बस पिकअप में थोड़ा पुश कर रही होगी, हेल्प कर रही होगी। बस। वैसे मतलब कोई बैटरी का रोल नहीं रहेगा। बैटरी का रोल उसमें सर ये हो गया कि मेरे को तो बहुत हाईवे पे 18-19 का माइलेज भी ठीक है, मतलब वैसे भी आप हाईवे पे रोज तो जाते नहीं हो, प्रॉब्लम माइलेज की लोकल में ज्यादा होती है। हमारे लिए सर हाईवे में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिर आपको लेनी नहीं चाहिए थी अगर आप हाईवे पे चलाते हो तो आपके उस पॉइंट पे आ जाते हैं। अब लेनी किसको चाहिए थी? अब देखिए जिसकी सिटी में राइड जो है ना ज्यादा होती है ना, उसके लिए गाड़ी बहुत फायदेमंद है और बहुत बढ़िया है ये गाड़ी। कारण इसके पीछे ये है कि सिटी में ये गाड़ी जो है भाई साहब आपको 28-29 का देगी, जब आप ये ब्रेक और आराम से चलाएंगे तो 28-29 का एवरेज देती है। अब हम लोग पेट्रोल पंप पे आ गए हैं, एक बार पेट्रोल फिल कराते हैं फिर आगे चर्चा करते हैं। तो उसके नेगेटिव बताइए जरा कि अब तक आपको 7-8 महीने में किस तरह के नेगेटिव फील हुए इसमें? सबसे बड़ा नेगेटिव तो इसकी डिग्गी भसड़ है, मतलब डिग्गी में जगह नहीं है। ठीक है, भसड़ है। भसड़ मतलब देखिए मैं चलाता था पहले एक्सल 6। हाँ। ठीक है, एक्सल 6 मतलब उसमें 600 लीटर बूट स्पेस हो जाता है। हाँ। अगर मैं रो को डाउन कर देता हूँ, अब मैं आ गया 200-250 लीटर में। उसमें भी बड़ा कम प्राइस है, बड़ा बैग छोटा बैग, तो मुझे बहुत कुछ निकालना पड़ता है डिग्गी में से। ठीक है, पहला माइनस पॉइंट ये, जब मैं लॉन्ग जर्नी पे जाता हूँ तो लोग ज्ञान बहुत पेलते हैं, छोटा बैग यहाँ रख दो, बड़ा बैग यहाँ रख दो, और ऐसे बन जाता है। और भैया बच्चों फैमिली का सामान होता है, हम लोग 3 लोग जाते हैं, फिर भी हमारे एक बड़ा बैग होता है, कम से कम बता रहा हूँ आपको, एक खाने का बैग होता है और एक हमारा इमरजेंसी बैग होता है, जिसमें हमारा बहुत सारा अटरम सटरम होता है, पर्सनल आइटम हो गए कुछ ना कुछ। मतलब 3 बैग तो मुझे मतलब मिनिमम चाहिए होते हैं। हाँ। एक बैग मिनिमम होता है, उसमें मुझे दिक्कत होती है इसमें सामान सेट करने में। अब दूसरी बात तो ये तो क्या कि मुझे पता था, इट इज़ नॉट कि मैंने लेने के बाद पता चला कि ये छोटा है। अब आपने बात करी भाई हम 24-25 लगाए हैं तो स्पेस अच्छा होना चाहिए ना भाई। बड़ी गाड़ी आप दिखाने में तो बहुत बड़ी दिखा रहे हो, पर अंदर जो रखने के सामान रखने की जगह वो कम दिखा रहे हो। इनोवा ले लेते, फिर हाई क्रॉस ले लेते, इनोवा हाई क्रॉस का सफारी ले लेते। वो चुनाव बेस्ट है, वो हमें पता है। वो देखो ये बात तो सही है, बट मैं इसमें कुछ कहना चाहूंगा कि अब आपको हाइब्रिड भी चाहिए, अब आपको माइलेज भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, आपको डिक्की भी चाहिए, तो ऐसा कैसे चलेगा यार? ये तो बता दीजिए, मतलब समझ में नहीं आया। अब आपको ज्यादा स्पेस चाहिए तो एक काम करते ना, XUV 700 लेते, उसको 5 सीटर वर्जन लेते उसका, आप उसके अंदर डिक्की है, उसके अंदर 2 आदमी भी लिटा लो आप और सामान भी भर लो, बट वो फिर आपको माइलेज नहीं देगी। अब डीजल आप लोगे नहीं, पेट्रोल आपके पंप पे खरीदेगी तो नहीं। देखिए अगर ओवरऑल पैकेज की जब बात करते तो ये परफेक्ट है, मुझे पता है, जब मैंने आपको लिया है ये प्रोडक्ट तो ये ओवरऑल पैकेज परफेक्ट है। ठीक है, गाड़ी उतारा ग्रुप में भी हूँ जहाँ पे मोर देन ऑल ओवर इंडिया से करीब 3000 के आसपास लोग हैं उसके अंदर। ठीक है, सब अपना अपना ऑब्जर्वेशन शेयर करते हैं, किसी गाड़ी में प्रॉब्लम भी आती है, पर वो 1000 में से एक आध में प्रॉब्लम आ ही जाती है। अब बात करता हूँ ऑब्जर्वेशन की, इट इज नॉट ए नेगेटिव, इट इज व्हाट इट इज। ये प्रोडक्ट जो है वो है, जैसे कि आप जैसे बोल रहे थे कि स्पेस की कम है, तो वो है। ठीक है, तो जैसे कि ये 3 सिलेंडर इंजन है। ठीक है, आप 3 सिलेंडर इंजन है, जब ये गाड़ी स्टार्ट होती है तो आपको पता भी नहीं चलेगा गाड़ी स्टार्ट हो रखी है, क्योंकि बैटरी भी स्टार्ट होती है। पर आजकल ठंड चल रही है, जैसे कि हम अभी जनवरी में खड़े हैं और देख रहे हैं आप सूरज दिख नहीं रहा है, तो गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो ये डायरेक्ट इंजन पे चली जाती है,
तो आवाज जो करती है ना वो बहुत तेज आवाज करती है, गड़ 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 गड़। जो स्टार्टिंग में करती हो हाँ। सर्दियों में, वो सभी करती है स्टार्टिंग, मतलब स्टार्टिंग में नहीं बट करती। ये 3 सिलेंडर कहने का मतलब ये है, देखिए जब गाड़ी धीमी होती है ना आपकी, तो गाड़ी की जो आवाज है ना वो कैबिन के अंदर आ जाती है। जब गाड़ी तेज होती है, आप हाईवे पे होते हैं तो गाने चल रहे होते हैं और आसपास की भी आवाजें होती हैं। जब धीमे आप सोसाइटी से बाहर निकल रहे होते हैं तो आपको आपकी गाड़ी की आवाज सुनाई दे रही होती है, तो वो पूरा बहुत भयंकर साउंड होती है वो इस कंपैरिजन में। क्योंकि जब गाड़ी ईवी पे होती है तो बिल्कुल साइलेंट होती है, ठीक है जी। तो साइलेंट में क्या होता है, गाड़ी बिल्कुल ही कोई आवाज नहीं दे रही, फिर अचानक से 3 सिलेंडर में बड़बड़ बड़बड़ करके आवाज दे रहा है, तो एक डिफरेंट सी ऑब्जर्वेशन है। अदरवाइज इंजन के हिसाब से बहुत जबरदस्त पिकअप है भाई साहब। जब हाईवे पे हम गाड़ी चलाते हैं तो फॉर्च्यूनर को टक्कर देने के हिसाब से भी हम लोग चला सकते हैं इसको। मतलब इसमें जो पिकअप है वो आपका जो 3 सिलेंडर इंजन है तो डेफिनेटली पिकअप बहुत अच्छा है। और फिर जो इलेक्ट्रिक पिकअप है, बैटरी का पिकअप है, तो जब दोनों जुड़ जाते हैं तो रॉकेट बन जाती है गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं आती एकदम। मतलब काफी स्पीड अच्छी खासी पकड़ लेती है मेरे को। स्टेबल रहती है हाईवे, गाड़ी में बहुत स्टेबल रहती है, 120-140 तक भगाइए, गाड़ी बहुत स्टेबल रहती है। आप रिकमेंड करेंगे कि 22-23 लाख रुपए में सही है ऑप्शन है। हाँ देखिए, आप नई टेक्नोलॉजी के साथ जाना चाहते हैं, आपको इसमें सारे के सारे फीचर्स मिलेंगे। 360 कैमरा मिलेगा, वेंटिलेटेड सीट्स मिलेंगी, पूरी पैनोरामिक सनरूफ मिलेगी, और काफी सारे फीचर्स हैं जो आपकी सीटेड हैं वो भी कैप्टिवेटिव हैं। और जो इसका जो आपका क्या बोलते हैं म्यूजिक सिस्टम है वो भी पूरा एपेक्स क्लास का, टॉप क्लास का म्यूजिक सिस्टम लगाया हुआ है। और काफी सारे फीचर्स हैं जो उसके हिसाब से वर्थ है मुझे लगता है। इंटीरियर फिट एंड फिनिश के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए मारुति के इंटीरियर को अगर आप किसी और से कंपेयर करेंगे, इंटीरियर के बाद अंदर आके करते हैं। तो इसके जो इंटीरियर वगैरह है मतलब ठीक है, आप कंपैरिजन तो खैर क्या ही करोगे हर किसी से। तो इंटीरियर के बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए इंटीरियर को जब हम कंपैरिजन करने लग जाते हैं आपकी हुंडई क्रेटा से या फिर आपकी सेल्टोस वाली जो लेटेस्ट आई है, तो उसके कंपैरिजन में इसके हुंडई क्रेटा से तो बेटर लगता है। देखो इसमें भी अपनी सब्जेक्टिविटी अभी जो लेटेस्ट, मगर सेल्टोस से बेटर नहीं है। हाँ, सेल्टोस का थोड़ा ज्यादा, हाँ, इसका जो पूरा आप इस तरह का देखेंगे ना सेल्टोस का, प्रीमियम लगता है। ये आपको लगेगा ये प्रीमियम क्लास का है। ये मेरी एक्सेल 6 में भी था, ये इसमें है। ये 24-25 लाख का है, यही वैगन आर में मिल जाएगा आपको। 24-25 लाख में आपको इंटीरियर यहाँ पूरा आपको आपने बैटरी के पैसे दिए ना, माइलेज के दिए भाई। देखिए देखो वो तो आपने नहीं, आप मारुति की कोई भी गाड़ी ले लीजिए, आप मारुति की इन्विक्टो, बट ऐसा नहीं है। देखो मारुति से का पहले से तो इम्प्रूव्ड है। अब देखो रोज नई गाड़ी आ रही है। हाँ। ये मैं आज की तारीख में बता रहा हूँ, आप गाड़ी क्रेटा का ना नई जो क्रेटा आई है ना, जो अपलिफ्ट आने वाली है, हाँ, उसका आप देखिएगा जरा। ये भाई बहुत बड़ी कमी है। ये मच्छरदानी जिन्होंने लगा दी है, ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और गर्मियों में ये तंग जरूर करेगी। आप जितना एसी तेज चला लो, यहाँ से हीट आएगी आएगी, हीट रुकेगी ही नहीं इससे। पर जो शीशे की हीट है उसको ये कैसे रोक लेगी? इसको रोकने के लिए प्रॉपर पट्टा चाहिए ना, वो जो गत्ता टाइप वो लगाते हैं, क्या लगाते हैं। ये तो चलो है, ये तो पुराना विषय हो गया कि ये। अब दूसरा इसमें मुझे जो क्या कमी लगी मैं वो भी बताता हूँ। मुझे भाई इस गाड़ी के अंदर इतनी बड़ी कमी है ये कि ये गाड़ी एसयूवी है और इसके अंदर मुझे अंदर बैठ के ना छोटी गाड़ी वाला फील आता है। देखो सर, मानोगे नहीं, मुझे ये नहीं पता ये क्या फील करेंगे। इनके पास एक्सेल 60, मैंने उसका भी पहले रिव्यू किया था, बट पहले एक्सेल 6 से कंपेरिजन तो मैं नहीं कर रहा। मैं आप क्रेटा ले लो, सेल्टोस ले लो, अगर उसके अंदर आप बैठोगे या इसके अंदर बैठोगे, इसके अंदर बड़े कॉम्पैक्ट फीलिंग आती है। ऐसा लगता है बंदा बंदा सा आदमी। देखो एसयूवी है, इतनी बड़ी गाड़ी है, हेडरूम मुझे इसके अंदर भी नहीं मिल रहा। मेरे पास होंडा सिटी है, उसके अंदर भी नहीं मिलता। तो क्या इसमें फर्क रहेगा क्या नहीं रहेगा? जबकि तो इसके अंदर थोड़ा मतलब एरी स्पेस होना चाहिए, ओपननेस नहीं मेरे को फील होती। ब्रेजा के अंदर से ज्यादा फील होती है। मतलब आप, हालांकि मैं इसका कंपेरिजन ब्रेजा नहीं कर रहा, बट एक जो कैबिन स्पेस है ना, पीछे वाला बंदा से लगता है जो घुट के बैठा हो, थोड़ा मतलब कसावट हो बैठा। ये थोड़ी मेरे को उस गाड़ी के अंदर कमी है। तो पीछे वाला जो आप जब टच करेंगे आपके सर से टच होने लग जाएगा। आप बैठ के देखिए एक बार। अब देखो मेरी जो हाइट है वो 6 फीट है और मैं यहाँ बैठा हूँ और देखो भाई बिल्कुल लग रहा है, मतलब ऐसा नहीं है टच हो रहा है, बट मैं बैठा हूँ। बैठने को तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैठा भी हूँ। अगर आप बिल्कुल स्ट्रेट बैठेंगे ना, हाँ। तो आपका सर टच हो जाएगा स्ट्रेट। ये हाँ, ऐसे देखो बैठेंगे तो मेरी 6 फीट हाइट के हिसाब से मेरा सर टच हो गया है यहाँ पे। और अगर थोड़ा सा मुझे ये रिलैक्स होकर नीचे होकर बैठना पड़ेगा तब जाके, और 3 बंदे बैठने के साथ अगर मैं वही हट्टा कट्टे टाइप के 3 घंटे बैठेंगे तो डेफिनेटली उसके शोल्डर उसके आपस में टच करेंगे। तो ये देख लो आप, ये थोड़ा मुझे इसमें कमी लगी। अंदर बैठ के ना एयर स्पेस नहीं आता, घुटा घुटा सा फील होता है। और इसका जो लेग स्पेस है ना, ये जो है ये भी मतलब ऐसा कुछ खास नहीं है। मैं आपको बताऊं, ये देखो ये ना, ये भी ऐसा कुछ खास नहीं है। इनको बाहर से ये गाड़ी जितनी बड़ी लगती है ना, राइट, उतनी अंदर से यार ये नहीं लगती। मतलब यही बात मैं बाहर खड़े होकर बोल रहा था आपको। हाँ, तो ये इसके अंदर बहुत बड़ी कमी है। वो
मुझे वाकई में फील हुई। XL6 तो खैर चलो एक अलग कैटेगरी गाड़ी होगी, एमपीवी होगी, वो बनी स्पेस के लिए है, बट बाकी अगर एसयूवी से भी कंपेरिजन करें इसका तो इसमें है ये दिक्कत, ठीक है ना। तो मुझे प्रायोरिटी थी मेरा एवरेज, दूसरा मुझे कॉम्पैक्ट एसयूवी जिसका ग्राउंड क्लियरेंस हाई है, तो सबसे ज्यादा सेगमेंट में 220 है इसका, क्रेटा सेल्टोस इसको पछाड़ देती है, ठीक है जी। बट आप हाईवे पे आप कह रहे हो कि मेरी गाड़ी मैक्सिमम हाईवे पे चलती है, तो XL6 ही ले लेते नहीं वाली। देखिए, आप 18 का माइलेज तो वही आपको हाईवे पे देती, लोकल में आपकी गाड़ी चलती नहीं है। XL6 का जो आपका कहना है बिल्कुल सही कहना है, पर वहां पर तो ग्राउंड क्लियरेंस कम है। मैं वहां पे लद्दाख जाता हूँ या कोई ऐसे तरह में जाता हूँ, थोड़ा सा कंफर्टेबल फीलिंग होती है, अंदर से डर की फीलिंग होती है। कितना है? 185 है ना उसका? हाँ, उसको 185 दिक्कत करता है? दिक्कत तो नहीं करता हूँ, उससे मैं लद्दाख स्पीति हुआ है, पर एक अंदर से डर की फीलिंग होती है कि भाई मैं जैसे अभी यहाँ आप मुझे अभी लेके आए हैं इस तरह के टर्रेन में, थोड़ा सा मेरे ख्याल से आपकी फैमिली को भी वो जरा पसंद थी। थोड़ा कॉशियस, तो हाँ मेरी फैमिली को वही पसंद थी, थोड़ा कॉशियस होकर चलाना पड़ता है। इसमें क्या भाई कहीं भी उतार दो, टिक्कर वाली बात नहीं है। नीचे से पूरी बॉडी जो है ना कवर्ड है सर, पूरी बॉडी में कहीं भी खुला नहीं है, सब जगह कवर्ड है पूरी बॉडी। तो एक सेफ्टी वाली फीचर थी। दूसरा इसका न्यू टेक्नोलॉजी है, माइलेज था, ये फीचर्स थे, सारी चीजें थी, सनरूफ थी, पावर थी। और देखिए चलाने का ना एसयूवी का और XL6 का दोनों का अलग अलग है। इसमें जो एक चलाने की एसयूवी की फीलिंग है वो कंट्रोल्ड है, मेरे पास गाड़ी पे कंट्रोल ज्यादा रहता है, कंफर्ट रहता है, आई एम फीलिंग मोर कंट्रोल ओवर द रोड्स। बट XL6 में क्या होता है ना, अगर मैं 80-90 पे गाड़ी एकदम ब्रेक मारूं तो हार्ट जो है ना गुच 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 करने लग जाता है। इसमें जब मैं ब्रेक मारूंगा तो मुझे पता है गाड़ी आराम से समझ जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं, दूर दूर तक गाड़ी कंट्रोल में है, मेरे पूरे उसमें रहती है, पर उसमें वो कंट्रोल नहीं बनता। जब हम लॉन्ग डिस्टेंस पे, मैं XL6 से भी गया हूँ, आसाम तक गया हूँ XL6 को चला के, और इसको भी मैंने काफी अच्छी लॉन्ग डिस्टेंस चलाया और आगे भी चलाऊंगा, तो इसमें ज्यादा कंट्रोल रहता है सर। XL6 बेकार गाड़ी है? XL6 भी अच्छी गाड़ी है, दोनों के साथ दोनों की स्पेसिफिकेशंस हैं। अब देखिए हमें कुछ अलग चीज चाहिए, हमको रोटी खानी, चावल खानी, तो चावल तो खराब नहीं है, रोटी भी अच्छी है, चावल भी अच्छे, जिसको जो ऐसा मन करे वो आप खा लीजिए। जैसे अभी आपने पेटीज खाई, रोटी नहीं खाई, तो आपको पेटीज खाने का मन हो रहा था। आज हमने पेटीज क्या खा ली, हमें 10 बार ताने देंगे। मैंने कहा सर्दी का मौसम है, पेटीज खा लो, सबसे ताने दिए जा रहे हैं। चलिए बहरहाल में तो आप रिकमेंड करेंगे। तो दोस्तों ये था रिव्यू आपकी ग्रैंड विटारा फुल हाइब्रिड ब्लैक कलर का। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, और भी इस तरह के रिव्यू मैं लाता रहूंगा। चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।